स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लेकर के थोड़ा सा पार्ट जो है डिस्कस किया था, और मैंने आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के रूल जो उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं थियोरी ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैंने कल की क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो है उसका मतलब हो जाता है विथ आपको जो है स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट है तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे, और डिक्रीमेंट है तो डीएक्सेलरेशन कहेंगे। ये इक्वेशन 2.1 विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन का जो है फॉर्मूला हो जाता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन जब भी हम लिखते हैं तो वी विल डू दिस टाइप ऑफ साइन, मीन्स वी आर डूइंग बार ऑन दिस। ठीक है, ए बार, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इट इज़ ए बार विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, और सेम चीज़ जो है वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एवरेज की डेफिनेशन आपकी हो जाती है। अगर हम इंस्टेंटेनियस के लिए जाते हैं तो जैसा मैंने आपको कल बताया था वैसे ही कि यहाँ पर जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस के केस में व्हाट वी विल डू दैट हमारा जो है यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी ऐसा होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है हम इस तरह से, कल मैंने आपको ये बताया था कि ये इसके ग्राफ है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब ज़ीरो है। सो दिस रिप्रेजेंट ज़ीरो, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव। और मैंने आपको बोला था कि ग्राफ जो है मैं थोड़ा सेपरेटली आपसे डिस्कस करूँगी, तो वो भी हम जो है बाय टाइम वी विल डू दैट। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ग्राफ आपको लर्न हो जाना चाहिए या फिर ग्राफ जो है उसको इंटरप्रेट करना स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसमें, देन वी विल, हाँ लास्ट टाइम आई थिंक यस्टरडे वी लेफ्ट एट दिस पॉइंट कि मैंने आपको एरिया और वो डिस्कस किया। तो ये जो है ग्राफ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए आपका जो वाई एक्सिस रहता है उस पर अगर देर इज़ अ वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेट अस से 4 सेकेंड के लिए हमने डिस्टेंस जो है 15 लेकर के रखा था। ये ग्राफ से आपको इंटरप्रेट हो रहा है कि 4 सेकेंड पर जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर के बराबर है। सो क्या हो जाता है कि आप अगर ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हो तो वो एक जो है आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और उसका हम एरिया ऐसे निकालते हैं। सो आई डिड दिस एंड हियर वी गॉट द आंसर 30। तो ये 30 जो है आपको यूनिट वाइज क्या मिलता है ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर दीजिएगा। मैथमेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्टेंस वर्सेस जो टाइम का ग्राफ है दैट गिव्स वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम का ग्राफ है, जैसे यहाँ पे 15 हमारी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 15 जो है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, एंड दैट 4 इज़ अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड भी कैंसिल हो जाता है, विच मीन्स 30 मीटर इज़ द आंसर। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस वन कि एरिया अंडर द कर्व इन केस ऑफ area under the curve in case of v velocity versus t graph gives us distance। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा। हो सकता है शायद आपको कहीं आगे जाके इसके ऊपर कुछ पूछा जाए तो यू मे एबल टू आंसर दैट। ठीक है, अच्छे से आपको वो आ जाना चाहिए। दूसरा मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करा दूँ, यस्टरडे आई थिंक आई हैव गिवन यू सम होमवर्क, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। इनके जो आंसर हैं वो मैं आपको कल बताऊँगी। ठीक है, करेक्ट आंसर। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 1 day टू फॉर योर रिप्लाइज, कि जिसने भी किया है वो एक बार मुझे खाली करके आप शेयर कर दीजिएगा, तो आई विल टेल यू द टू आंसर। ठीक है, अब थियोरी में देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एक्सेलरेशन देखा, हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी पॉइंट पढ़ा, और ये वाला जो पार्ट है सी जो मैं अभी आपको समझा रही थी दैट इज़ द सेम।
कि यहाँ पे देखिए बोल्ड लाइन से ही एक बोल्ड वे में एक उन्होंने चीज़ बुक में लिखा हुआ है कि आपका जो x वर्सेस t ग्राफ रहेगा, दूसरा जो v वर्सेस t ग्राफ रहेगा जो आपने अभी डिस्कस किया, या फिर a वर्सेस t ग्राफ रहेगा, शोन इन सेवरल फिगर इन दिस चैप्टर हैव अ शार्प किंक एट सम पॉइंट इम्प्लाइंग दैट द फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट. In any realistic situation, the function will be differentiable at all points and the graph will be smooth. देखिए ये जो उन्होंने लिखा है ये एक थोड़ा हैवी लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है या फिर एक डीप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. इस चीज़ पर मैं दोबारा आऊँगी कि व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट. ठीक है, कि ये क्या कहना चाहते हैं. हम पहले ग्राफ थोड़ा लर्न करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट भी समझा दूंगी. बट एज पर दी आई थिंक बायो स्टूडेंट यू डोंट नीड टू वरी मच. बट हाँ, मैथमेटिक्स में आप ये चीज़ सेपरेटली भी पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिजिक्स में ये बता दूंगी कि यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ है या फिर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि ये जो तीनों ग्राफ हैं उनमें कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी भी आएगी. इस जब ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आती है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता. ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंशिएबल. लेकिन जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा भी है कि इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट एंड द ग्राफ्स विल बी स्मूथ. ठीक है, तो ये क्योंकि थियोरी वे में हम जब लर्न करते हैं किसी चीज़ को तो हम थोड़े अप्रॉक्सीमेशन लेकर के चलते हैं. ठीक है, लेकिन इन रियलिस्टिक सिचुएशन इस तरह का कोई सिचुएशन फेस नहीं करना रहता. एंड what this means physically is that the acceleration and velocity cannot change values abruptly at any instant and changes are always continuous. इसके लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि continuous thing and discrete में क्या फ़र्क आ जाता है, तो वो भी मैं थोड़ा आपके साथ वो अच्छे से सेपरेटली डिस्कस करूँगी. अब जो है इस चैप्टर का एक मेन पॉइंट या फिर एक थियोरिटिकल पार्ट जो कि थियोरी प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, which is the kinematic equation for uniformly accelerated motion. तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड जो टाइटल में ही मेंशन किया हुआ है, that uniformly accelerated motion. तो पहले चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि that is what is uniform and what is non-uniform. आपको ये जो डिफरेंस है that you should know. देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाता है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो है क्या हो जाता है. ये थोड़ा डार्क हो गया. यूनिफॉर्म मतलब कुछ चेंज हो रहा है या फिर कोई, जैसे इस चैप्टर में जो आपके 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन हम पढ़ेंगे उसमें एक कंडीशन जो है एम्प्लाई होगा, वो है यूनिफॉर्म एसेलरेशन, कि जो आपका ये एसेलरेशन रहेगा वो यूनिफॉर्म होगा. अब यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर फिजिक्स के या फिर फिजिकली उसका क्या मतलब है. इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रहा है. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब हो जाता है, देखिए अगर कभी भी किसी मोशन के लिए एसेलरेशन का वैल्यू ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगा. लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एसेलरेशन मोशन के टाइम पे या मोशन के ड्यूरिंग द मोशन वो चेंज तो हो रहा है, एसेलरेशन इज चेंजिंग बट दैट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली. ठीक है, वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है. मतलब कि अगर वो 5 है तो अगर 10 सेकेंड बाद उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो लेट अस से वो 10 हो रही है, फिर 15 सेकेंड के बाद 15 हो रही है. तो देखिए ये जो चेंज है विद इन दिस 2 सक्सेसिव वैल्यूज़ वो जो है आपका फिक्स है. तो इस तरह की चीज़ को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं. कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म भी हो जाता है कि जिसमें क्या होता है कि चेंज जो है मतलब सपोज फॉर अ इंस्टेंट एसेलरेशन का वैल्यू 5 है, कभी वो अचानक से वो वैल्यू 11 पर जा रहा है. ठीक है, दैट इट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू द 11. उसके बाद जो है कभी एकदम अचानक से दैट इज़ गोइंग -12. तो ये जो चेंज है वो आप यूनिफॉर्म नहीं देख सकते. देखिए 2 सक्सेसिव वैल्यूज़ जो हैं उसके बीच का जो चेंज है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. ओके, तो इस तरह का एसेलरेशन आपका यूनिफॉर्म नहीं हो जाता. और यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है सारी वो यूनिफॉर्म एसेलरेशन को ही ले करके रहेगी. ये इक्वेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है. एक्चुअली ये नहीं, और भी 2 इक्वेशन हम करेंगे, तो इनको 2 तरीके से डिराइव यहाँ पे करना है इस चैप्टर में.
पहला जो मेथड है वो आपका ग्राफिकल मेथड होगा यहाँ पर, और सेकंड जो आपका मेथड है दैट इज़ द डिफरेंशिएशन वाला मेथड जो है आपका रहेगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या है यहाँ पर, तो हम लोग किस चीज़ को रेफरेंस लेंगे, तो वी आर कंसिडरिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आपका वेलोसिटी वर्सेस हम टाइम ग्राफ को कंसीडर कर रहे थे, और जिसे हमने बिल्कुल अभी अभी ही लर्न किया है, अभी ही जस्ट हमने उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है, व्हाट इज़ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उसका जो ये है वो आपको क्या रिजल्ट में मिल जाता है उसके बदले एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए इसको मैं बना दे, ब्लैक कलर ही रखते हैं फिर। ओके, दिस इज हाउ वी हैव दिस ग्राफ। यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। टाइम का भी कोई फिक्स स्केल होगा। ठीक है, टाइम जो है हम लोग एक स्केल ले लेते हैं, तो जैसा बुक में उन्होंने फॉलो किया उसी वे में हम फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने देखिए क्या किया है कि एट 0 सेकेंड, ये तो 0 सेकेंड ही रहेगा, ऑफकोर्स ओरिजिन का पॉइंट है, तो एट 0 सेकेंड वी हैव सम वेलोसिटी वी नॉट। तो यही चीज़ हम अपने ग्राफ में बनाएंगे कि देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ओरिजिन के ऊपर टाइम तो 0 रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिन का वैल्यू जो है 0 है। अभी हम मोशन को ऑब्जर्व करना जब शुरू कर रहे हैं उस टाइम को हम t इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे। देखिए एक ट्रेन जा रही है और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब आपने ट्रेन, तो देखिए बहुत लंबी जर्नी से आ रही है, स्टेशन से, मान लीजिए एक स्टेशन पर ट्रेन आ रही है, लेटर से दिल्ली स्टेशन पर कोई ट्रेन आने वाली है और रुक नहीं रही है वहाँ पे, वो सीधा निकल रही है। तो हमने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो 0 सेकेंड, उस टाइम को हम ले लेते हैं t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो हमने क्या देखा, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर उस ट्रेन का या रेस्पेक्टिवली कोई भी जो व्हीकल है उसका एक फिक्स स्पीड है, दैट इज़ v नॉट इज़ द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो हमने व्हीकल देखा उसका स्पीड जो है ये है इस टाइम पे। अब क्या होता है, टाइम के साथ जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंटली लाइक स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। इसको जो है हम एक और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम स्पीड जो है v नॉट है आपका, और आफ्टर वाइल मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके बाद स्पीड जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। एंड लेट अस से वी हैव सम टाइम t, पहला टाइम जो है हमने t इज इक्वल्स टू 0 लिया, वहाँ पर वेलोसिटी हमने v नॉट लिया। अब हम दूसरा टाइम एक ले लेते हैं, टाइम t इज इक्वल्स टू t। ठीक है, वेरिएबल का कंसिडरेशन कर रहे हैं तो इट मे बी कंफ्यूज यू, लेकिन इसी तरह से आगे रहेगा हमारा। मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू t टाइम पे जो हम वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो v मिलता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जब टाइम 0 होगा वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू t हुआ तो वेलोसिटी की वैल्यू v हो गई। अब इसी को हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, रिमूविंग फ्रॉम हियर। तो ये जो है आपकी वेलोसिटी यहाँ पर, लेट अस से ये वाला पॉइंट अभी के लिए ये लाइन खींच रही, दैट इज v। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी v हो जाती है। अभी के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज दी v, और यहाँ पे हमने टाइम जो है t इज इक्वल्स टू t टाइम पर, यानी कि यहाँ से कुछ इस तरह ले रहे हैं, ये हो जाता है। अगर मैं थोड़ा अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो चलो मैं वही बना देती हूँ। एक यहाँ से लाइन स्ट्रेच कर लेते हैं कुछ इस तरह से, लेट इट कीप रेड, और इसी को हम वेलोसिटी स्केल पर भी आगे ले जाते हैं।
ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको ये हमारा जो ग्राफ है। अब हमने कल ही देखिए एक चीज़ लर्न की थी कि अगर आपको, अब फिर से एक केस को एक ब्रीफ वे में डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक व्हीकल को या किसी भी चीज़ को, स्कूटर ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो व्हेन योर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 योर वेलोसिटी इज v0, बट व्हेन योर टाइम t इज इक्वल्स टू t योर वेलोसिटी इज v। ये दो चीज़ें हमारे पास इस तरह से हैं। अब क्या होता है, अब हमारा इंटरेस्ट है कि इतने टाइम में, मतलब बाय टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेके टाइम t इज इक्वल्स टू t में हमारा जो व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ये हो जाता है कि ये जो टाइम है, ठीक है, t इज इक्वल्स टू, इसमें हमारा व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड अ डिस्टेंस। यहाँ पर मैं आपको एक वेलोसिटी का डेरिवेशन अगर करके बताऊँ तो देखो, वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी कैसे कंसीडर करते हैं हम, वी बार कैसे कंसीडर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा, ये वाला जो टाइम है, दिस टाइम विल बी t2 एंड दिस टाइम विल बी t1। तो t2 हमारे पास अभी के लिए t है और t1 हमारे पास 0 है। अब t2 के रिस्पेक्ट में जो हमारा वेलोसिटी v2 है वो क्या था, हमारा जो वेलोसिटी v2 है दैट इज v, और हमारा वेलोसिटी v1 जो है वो है v0, क्योंकि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने वेलोसिटी v1 जो है v0 लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है इस केस में, एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी नॉट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और सिर्फ टाइम ग्राफ की तो हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, तो एवरेज एक्सेलरेशन ए बार विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे तो v2 के बदले आप क्या पुट करोगे, यहाँ v1 हमारा v0 था। ओके, अगेन तो v2 जो है आपका v रहेगा, v1 जो है आपका v0 रहेगा, करेक्ट। टाइम t2 जो है आपके लिए वो t रहेगा और टाइम t1 जो है वो आपके लिए रहेगा 0। तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये भी आपको घर से करना है और मुझे हो सके तो आप फॉर्मूला शेयर कर दीजिएगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं कि विद इन दिस टाइम, मतलब कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर टाइम t इज इक्वल्स टू t में हमारा जो भी व्हीकल रहा होगा या जो भी रहा होगा उसने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया, व्हाट डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड। तो उस चीज़ को जो है हम आई थिंक यस्टरडे के लेक्चर में मतलब डिस्कस कर चुके थे, दैट एरिया अंडर द कर्व v वर्सेस t इज d। तो आइए हमारा केस देखते हैं। हमारा ग्राफ क्या है, हमारा ग्राफ पे v वर्सेस t है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है, अगर आप उसका एरिया निकालते हो, यानी कि आपको किस चीज़ का एरिया निकालना है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है एरिया निकालना है ये वाले ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इतना अच्छा नहीं हो रहा है मेरे से, बट ये जो है ये एरिया, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। ये पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि आपका ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से जा रहा है, योर ग्राफ इज लाइक दिस, यहाँ से लेके ऐसे जा रहा है। तो इन दैट केस आपको ये वाला एरिया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने जो लाइट रेड कलर की पेन से जिसको शेड करके रखा है, वो एरिया निकालना है। अब यहाँ पे अगर हम नाम देते तो ये पॉइंट तो O है, लेटस ये A हो गया, इसको B बोल देते हैं और इस पॉइंट को बोल देते हैं C। मतलब आपको ये इसका एरिया जो है निकालना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम, वो क्या है कि ये एरिया जो है आपको, एक तो ये एक प्रॉपर कोई शेप नहीं है तो डायरेक्टली तो आपको एरिया नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, हम अगर मैं यहाँ से एक लाइन स्ट्रेच कर दूँ तो देखो नीचे जो है वो आपका एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ये तो आपका एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है इस तरह से, और ऊपर जो है वो आपका एक
राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि रेक्टेंगल एज वेल एज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपने दोनों का जो है एरिया निकाल लिया, ठीक है, तो वो एरिया जो है आपको क्या देगा, वो एरिया जो है आपको डिस्टेंस का वैल्यू देगा, जैसा कि हमने यस्टरडे की क्लास में वो डिस्कस करके रखा था। तो शेल वी डू दैट? तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। पहला एरिया आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई एम जस्ट कीपिंग स्लाइड। ओके, तो चलो अभी एरिया डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा एरिया। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू उसका जो ब्रेड्थ होता है वो, यानी कि ये और ये, इन दोनों साइड का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ लेंथ, ये कितना हो जाएगा आपका। सी, ये जो है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इतना सा जो पोर्शन है दैट इज इक्वल्स टू टी, क्योंकि देखो ये एक तरह से लेंथ ही है, इतने से लेके इतना लेंथ ही है। यहाँ तो ज़ीरो है और यहाँ टी है, तो हम दो पॉइंट के बीच की लेंथ कैसे निकालते हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं। आपके पास इस तरह से दो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ज़ीरो बोल के रखा है, इसको टी बोल के रखा है, तो जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो आपको लेंथ जो है यहाँ से क्लियर हो गई कि लेंथ क्या है आपके लिए, लेंथ इज टी। अब ब्रेड्थ की बात करते हैं, मतलब कि ये वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला, तो ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये पॉइंट तो ज़ीरो है और ये वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज वी नॉट। ओके, ये वाला पॉइंट दिस इज वी नॉट। तो ये जो है आपका हाई ब्रेड्थ जो यहाँ पे बोलेंगे वो आपका हो जाएगा वी नॉट, सो दैट इज वी नॉट। तो ब्रेड्थ इज बी इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो मतलब आपका राइट एंगल का जो ये था, सॉरी नॉट राइट एंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया था वो आपको मिल जाएगा एल इंटू बी करेंगे तो वी नॉट इंटू टी। ठीक है, सिंपली मैंने एल इंटू बी किया है। अब क्योंकि टोटल जो हमारी डिस्टेंस है उसके लिए हमें दोनों का एरिया की ज़रूरत है, विच मीन्स वी रिक्वायर द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ऑल्सो, दिस राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्सो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए उसका बेस इंटू उसका हाइट। ठीक है, वी नीड इट्स बेस एंड ऑल्सो इट्स हाइट। अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो आपका ये भी हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा बेस, ये देखिए ये वाला बेस है। इस पॉइंट को चलो एक मिनट के लिए यहाँ पे एक नाम दे देती हूँ मैं, डी कह देते हैं। तो आपका राइट एंगल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 बेस, बेस मतलब सी डी। ओके, और हाइट मतलब यहाँ पे ये वाली हाइट मतलब बी डी, तो सी डी इंटू बी डी। तो आपको ये दो साइड पता होनी चाहिए इसके लिए कि सी डी क्या है और बी डी क्या है। अब देखो, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो या देख रहे हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो सी टू डी है दैट इज इक्वल्स टू ए टू बी। ठीक है, सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, ओ बी, सॉरी नॉट ए बी, ओ बी। आई एम सॉरी स्टूडेंट, एक्चुअली मैं नोटेशन में गलती कर गई। ये वाली जो आपकी लेंथ सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगी यहाँ पर ओ टू ए, ओ ए से सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए। ओके, ये ओ ए, और दोनों आप देख सकते हो इक्वली हैं, ये दोनों इक्वली हैं। तो आपका ओ ए जो है हमने आगे भी ऑप्टेन करके रखा था इसके लिए, जो हमारी लेंथ थी हमारे केस में, तो वो जो है आपका, एक मिनट, ओ टू ए जो है आपका वो था यहाँ पर एल, तो वही आपका सी टू डी रहेगा, वो भी आपका रहेगा एल।
यानी कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो ये आपका हाइट बेस है वो फाइंड कर लिया, CD आपने फाइंड कर लिया। नाउ आफ्टर CD वी आर इंटरेस्टेड इन BD। आपको ये बताना है कि BD क्या है, ये BD। तो आप ये हाइट फाइंड करते हैं, चलो कि ये हाइट कितना हो जाएगा। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सेपरेटली करके आपको बताऊं, यहाँ से लेकर D यानी कि ये y एक्सिस का पॉइंट D से लेके B का डिस्टेंस अगर आप कंपेयर करो तो देखो D पॉइंट जो है ना बेसिकली वो आपका V0 है। इफ़ यू कैन चेक हियर योर D पॉइंट जो है आपका V0 है, दैट इज V0, और आपका B पॉइंट जो है वो V है। ठीक है, तो इस केस में आपका हाइट BD यानी कि BD साइड जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो योर BD साइड विल बी V minus V0, isn't it correct? दिस विल बी, ये जो है इतना सा आपका हो जाएगा V minus V0, क्योंकि आपको पता है हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके ही निकालते हैं। तो ये आपका BD हो गया V minus V0, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी जो है आप CD की वैल्यू जानते ही हैं, तो मैं अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो हमने एरिया फाइंड करने की कोशिश की उसकी सारी वैल्यूज़ पुट करके उसको कंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो इट वाज 1/2 CD इंटू BD। CD आपका था जो था वो T था, CD की जगह T रखते हैं, और BD जो था आपका V minus V0, मतलब ये हो जाएगा। थोड़ा इसको और मैं सिंप्लीफाई वे में लिखूं अगर, तो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो ब्रैकेट है आप लोग भी ये मैथमेटिकल स्टेप कर सकते हो, मैं अगेन उसको लिख रही हूँ यहाँ पर। इट वाज लाइक V minus V0 मल्टीप्लाइड बाई T होल डिवाइड बाय 2। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। अब इस एरिया को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो वी आर पुटिंग लाइक V minus V0 इंटू T डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये आपका जो है टोटल डिस्टेंस आ जाता है। इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो वी आर सिंप्लीफाइंग टू इट। फर्स्ट स्टेप तो देखो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज, नो चेंज। सेकेंड स्टेप क्या है, तो 1/2 मल्टीप्लीकेशन में और इस ब्रैकेट को लिखते हैं V मल्टीप्लाइड बाई T आएगा, और दूसरा स्टेप आएगा माइनस V0 मल्टीप्लाइड बाय T। अब इसको ओपन कर लेंगे, ये जो करली ब्रैकेट मैंने लिखा है उसको ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज V0 इंटू T। सेकेंड स्टेप देखो आपका 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले वाला टर्म यानी कि VT से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया VT, और दूसरा वाला टर्म यानी कि माइनस V0T उससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1/2 V0T। ठीक है, ये आपका हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो है डिस्टेंस है। अब देखो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे कि ये टर्म और ये टर्म कुछ सिमिलर है। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलर है, तो V0T इज सिमिलर इन बोथ। तो पहले इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लेट अस राइट इट 1/2 VT, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला टर्म में से V0T को जो है हम कॉमन निकाल लेते हैं, वी आर टेकिंग इट कॉमन। तो V0T को अगर कॉमन निकाल लिया, इस वाले टर्म में आपका बचेगा 1 और दूसरे वाले टर्म में बचेगा हाफ। अब 1 माइनस 1/2 आपको जैसे कि पता है 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है। ओके, एक में से हाफ अगर सब्ट्रैक्ट होगा, सो बेसिकली योर D इज VT बाई 2 प्लस V0T बाई 2। यहाँ तक जो है हमने कंक्लूड किया इस चीज़ को। ये आपका डिस्टेंस का जो है फॉर्मूला। सो हमने ये ऑब्टेन किया। दरअसल ये थोड़ा हमने गलत रास्ता ये ले लिया है, इस वे से भी मैं आगे
हमारा इक्वेशन जो है वो तो डिराइव हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से भी अगर आपको ज़रूरत है, मैं एक सेपरेट डेरिवेशन तो करके दिखा दूँगी आपको कि कोई ये स्टेप ले लेता है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेप इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमें एक इक्वेशन ऑब्टेन करना है और हम शॉर्ट मेथड से ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये जो हमने स्टेप किया ना, ये वाला, इसको हम जो है नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे कि ये एक्सपांशन कर दिया मैंने, ये भी नहीं करना है, और एक्सपांशन से पहले भी लेटस से यहाँ पर, हाँ यहाँ से थोड़ा हमने ये किया, ये वाला जो स्टेप हमने किया, लेट मी मार्क इट, यस, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं करना है। तो चलो हम वहीं से ही स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा ऊपर ये था, ये वाला जो इक्वेशन था, वहीं से अब यार अगेन, हाँ ठीक है। ये हमने आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये वैल्यू आया, मतलब दोनों एरिया जो है हमने ऑब्टेन किया। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस वी माइनस वी नॉट इंटू टी, यस देयर वाज अ 2 इन डिवाइड, ओके, जो कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया था। अब देखो मैंने एक स्लाइड में यहाँ पर कुछ एवरेज आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन में। तो देखो क्या हो जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो a इज इक्वल्स टू v2 आपका हो जाएगा v, ये रखेंगे, और v1 के बदले क्या रखोगे आप, v0, t2 के बदले आप रखोगे t, और t1 के बदले आप रखोगे 0, जैसे ही सारे स्लाइड पे वैल्यू लिखी है। तो ये v माइनस वी नॉट डिवाइड बाय आपका t हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्टेन हो गया। अब हम यहाँ के क्या करते हैं, तो v माइनस वी नॉट जो उसको सब्जेक्ट बनाते हैं इक्वेशन का। तो v माइनस वी नॉट को अगर सब्जेक्ट बनाया तो v गेट 80, इसके बदले जो हमें मिलता है वो होता है 80। तो ये जो है इस चीज़ को, ये वाली वैल्यू, ये आप याद रख लीजिएगा, मतलब ये स्टेप याद रख लीजिएगा, मैथमेटिकल स्टेप ये हमको यहाँ पर अपने इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये जो आपका इक्वेशन है, लेट अस कॉल इट, इसको मैं 2 अभी के लिए 2 बोल देती हूँ और इसको बोल देती हूँ 1। तो हम जो 1 की वैल्यू है, यानी कि v माइनस वी नॉट की जो वैल्यू है वो 2 में पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। ये जो इतना सा है उसके बदले हम 80 पुट करते हैं। तो सो योर डिस्टेंस इज वी नॉट टी प्लस v माइनस वी नॉट के बदले a इंटू टी, और ऑलरेडी एक जो t है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो t स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं इसको और एक पेंसिल लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपका ओवरलैपिंग की वजह से ना हो। सो योर d इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, सेकेंड स्टेप में ये वाला जो है v माइनस वी नॉट, उसमें से हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू मतलब 80 पुट करी। ये जो t है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 है और डिवाइड में 2, यानी कि हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन डिस्टेंस का ऑब्टेन हुआ वो ये है, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। और इवन देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन भी ऑब्टेन कर ही लिया है, जो कि यहाँ पर है। ये आपका इक्वेशन 1 जो है मैंने बिगनिंग में ही डिस्कस किया, ये भी एक इक्वेशन ही है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई वे में लिख लेती हूँ। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूँ, हमारे पास कुछ ऐसा है, v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू 80। सो योर v इज इक्वल्स टू 80 प्लस वी नॉट, और रादर यू राइट v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80। जनरली आपने इस फॉर्म में ही ज़्यादा इसको देखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन हो जाता है। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ के भी रखा हुआ है, और ये जो हमने एरिया की हेल्प से डिराइव किया, ये ठीक है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ओके, देर इज ए टी स्क्वायर। मॉडिफाई करके अगर मैं यहाँ पे, मतलब अच्छे दूसरे पेज पे लिखा ही है मैंने,
ये रहा, तो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन, सॉरी। तो दो इक्वेशन का देखिए हमने डेरिवेशन किया। ऐसा ही जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ये हमने ज्योमेट्री की हेल्प से किया, लेकिन जो है आपको ये करना पड़ सकता है इस तरह से भी। कैलकुलस का भी एक मेथड है, उसके हेल्प से भी हम करेंगे। तो दो इक्वेशन तो हमने अभी के लिए डिराइव किए, ठीक है। तो ये आपका जो है थियोरी पार्ट हो जाता है इस चैप्टर में। थर्ड इक्वेशन के लेकर भी डिस्कशन करेंगे हम। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कि कहाँ है आपका पहला इक्वेशन और कहाँ है आपका दूसरा इक्वेशन। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड हियर समथिंग, इन्होंने मैंने डी डिनोट किया है, लेकिन इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक्स मेंशन किया डिस्टेंस को, तो ये हमने दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन किया। यही सारी मेथड है, ठीक है। ये जो आपका बहुत कम स्टेप में आपको लग रहा होगा कि बुक में ख़त्म हो गया, लेकिन यही मेथड है और थोड़ा सा ही किया है, लेकिन आप समझ रहे हो तो आप उस वे में उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और एक थर्ड इक्वेशन जो है, जो मैं आपको कल की क्लास में डिराइव कराऊंगी, ठीक है। आज क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि हम थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करें, इसलिए वी विल डू इट लेटर। अब जो है एक्सेलरेशन का, अब जो एक कैलकुलस का मेथड है, जो एक थियोरी टाइप ही है, लेकिन देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। सी, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो आपको कैलकुलस की मेथड से ये करना है, और कैलकुलस की मेथड के लिए आपको थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता हो जाना चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई थी। आज हम जो है मैं थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। और वो मैं आपको, ऐसा है तो आई विल शेयर दी स्लाइड्स टू, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, जैसा कि मैंने कल बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई एक लेटर से, कोई एक अगर आपके पास शेप है ये वाला, ठीक है, तो ये शेप को छोटे छोटे पीसीस में अगर आप डिवाइड करोगे तो वो हो जाता है डिफरेंशिएशन। लेकिन एक जो चीज़ है, एक अनयूनिफॉर्म लेटर से कोई अनयूनिफॉर्म चीज़ है इस तरह से, तो इसको छोटे छोटे पीसीस हैं इसको, तो उसको इंटीग्रेट करने को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में थोड़ी डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि हम कल जो डिस्कस करें उसके लिए आपको ये रहे। देखिए, इंटीग्रेशन को पहले तो इस साइन से दिखाया जाता है, ये जो है इंटीग्रेशन का साइन रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है x टू द पावर n, उसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका मिल जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। कल का जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें था n मल्टीप्लिकेशन में और x टू द पावर n-1 था, तो ये इसका रिजल्ट आपको, लेकिन इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको ये मिलता है। एक और भी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि वेरिएबल जो है, देखिए इस केस में वेरिएबल x है, लेकिन कभी और भी कुछ और वेरिएबल होगा। लेट अस से इस तरह से आपके पास कुछ t टू द पावर n dt, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आ जाएगा t टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। मैथमेटिकली लेट अस से किसी एक पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। लेट अस से आपके पास है x टू द पावर 5 और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मिलेगा इसका आंसर? यहाँ पर जो है आपका n क्या है, n इज इक्वल्स टू 5 फॉर यू, यहाँ पर n जो है आपका 5 है, ठीक है। और देखो आपका आंसर क्या हो जाता है, n+1 डिवाइड बाय n+1। यहाँ पर आपका n जो है वो 5 था, तो x टू द पावर 6 हो जाएगा, n+1 यानी कि 5+1 6 डिवाइड बाय पावर n+1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये चीज़, ये इसका आंसर जो है आपको इस तरह से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट इस चीज़ का। कुछ मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ इंटीग्रेशन, तो वो अभी आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। आपको ये करना है, एक तो x टू द पावर 10 के लिए x टू द पावर 13, x टू द पावर -15, ठीक है। आपको सिंपली ऐसे ही लिखना है, और एक x टू द पावर -8,
माइनस वाला जो है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और एक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। लेट अस से x टू द पावर -9, इसको मैं आपके लिए डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले तो आपको लिखना कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -9 dx। तो क्या हो जाएगा, देखो x टू द पावर -9 +1, हमारा यहाँ पे n क्या है, n आपका जो है -9 है, तो -9 +1 डिवाइड बाय -9 +1, तो -9 +1 हो जाता है -8। तो यहाँ पर आपका x टू द पावर -8 डिवाइड में भी वही -8। सो बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x टू द पावर -9 dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर -8 डिवाइड बाय -8। तो माइनस मैं ऊपर ले रही हूँ 8, ठीक है। इस तरह से जो है आपको मिल जाएगा। राइटिंग इट अगेन, यहाँ पे मैं अच्छे से -x टू द पावर -8 डिवाइड बाय 8। तो स्टूडेंट आपको इसी चीज़ को रेफरेंस लेकर के ये वाले जो है होमवर्क मैंने आपको दिया वो करना है आपको। एक और मैं आपको थोड़ा ट्रिकी वन दे देती हूँ कि आप उसमें क्या करते हो, ये वाला, ये जो है आप इस पे एक बार सोच लेना, अगर x टू द पावर -1 हुआ तो क्या आंसर आएगा, और इसका आंसर मुझे आप ज़रूर से बताना। आज की क्लास के बाद प्लीज़ आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिस दी है उसको थोड़ा अच्छे से देख लो, कर लो सॉल्व, और हो सके तो मुझे शेयर भी कर दो आंसर। कल मैं इन सब के सॉल्यूशंस जो है आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। सो हियर वी आर एंडिंग आवर क्लास। सो इन द नेक्स्ट पार्ट जो है हम बाकी का एक इक्वेशन एज वेल थ्योरी पॉइंट और वो डिस्कस करेंगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है।